दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नासा के लॉबी में जहां दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट साइंटिस्ट आते जाते हैं, वहां किस इंडियन किंग की पेंटिंग लगी हुई है? क्या वो अशोका हैं? क्या वो अकबर हैं? क्या वो शिवाजी महाराज हैं? जवाब है टीपू सुल्तान। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी ने इंसान को चांद यानी मून पर पहुंचाया, जिस टेक्नोलॉजी से इलॉन मस्क आज मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का जन्म 18वीं सेंचुरी में बेंगलुरु के पास एक मैदान में हुआ था। हमें टीपू सुल्तान के बारे में दो कहानियां सुनाई जाती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर था, दूसरी तरफ लोग कहते हैं वो रिलीजियस टायरेंट यानी जालिम था। लेकिन सच इन दोनों के बीच में कहीं दफन है। सच ये है कि टीपू सुल्तान दुनिया का पहला ऐसा राजा था जिसने वॉर को साइंस बना दिया था। वो पहला आदमी था जिसने सोचा कि अंग्रेजों को तलवार से नहीं, टेक्नोलॉजी से हराया जा सकता है। आज हम मुहिब्बुल हसन की किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान और ब्रिटिश आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट्स को खोलेंगे। हम टीपू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नजरिए से नहीं, बल्कि हिस्ट्री के नजरिए से देखेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम सेरिंगापटम के किलों से लेकर फ्रांस के महलों तक जाएंगे। स्वागत है द टाइगर ऑफ मैसूर की असली कहानी में। द राइज ऑफ द फादर, हैदर अलीज शैडो। टीपू को समझने से पहले हमें उसके पिता हैदर अली को समझना होगा, क्योंकि टीपू की रग रग में जो आग थी वो उसे विरासत में मिली थी। 18वीं सेंचुरी का इंडिया एक गेम ऑफ थ्रोन्स था। मुगल एम्पायर टूट चुका था, मराठास ताकतवर हो रहे थे, निजाम ऑफ हैदराबाद कंफ्यूज था और समुद्र के रास्ते एक नई बला आ रही थी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस क्योस में मैसूर यानी कर्नाटक में एक सोल्जर उभर कर आया, हैदर अली। हैदर अली अनपढ़ था, ही वॉज इलिटरेट, वो अपना नाम तक नहीं लिख सकता था, लेकिन उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से तेज चलता था। उसने मैसूर की पॉलिटिक्स को हैक किया और वोडेयर डायनेस्टी से पावर छीन ली। लेकिन हैदर जानता था कि वो अनपढ़ है, इसलिए उसने ठान लिया कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह बनेगा। नवंबर 20, 1950 देवनहल्ली, जहां आज बैंगलोर एयरपोर्ट है, में टीपू का जन्म हुआ। उसका नाम एक सूफी संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर रखा गया। लोग उसे टाइगर कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम फतह अली खान था। हैदर अली ने टीपू को सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखाई, उसने टीपू के लिए फ्रेंच ट्यूटर्स बुलवाए। टीपू को हिंदी, उर्दू, पर्शियन, अरबिक और कन्नड़ा सिखाई गई। उसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स सिखाया गया। हैदर अली चाहता था कि टीपू सिर्फ लड़े नहीं बल्कि सोचे। दी अप्रेंटिस वॉरियर, पहली जंग। टीपू की मिलिट्री ट्रेनिंग 15 साल की उम्र में शुरू हो गई थी, 1766 में। पहला एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली अंग्रेजों से लड़ रहा था। 16 साल का टीपू अपने पिता के साथ मैदान में था, लेकिन हैदर ने उसे पीछे नहीं रखा। उसने टीपू को 3000 घुड़सवार दिए और कहा, जाओ मद्रास को तबाह कर दो। सोचिए, 16 साल का लड़का, उसने बिजली की तेजी से हमला किया। मद्रास के गवर्नर की नाक के नीचे से वो रिसोर्सेज लूटकर वापस आ गया। अंग्रेज हैरान थे, उन्हें लगा हैदर अली अकेला मुसीबत था, लेकिन यहाँ तो छोटा हैदर उससे भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर मुहिब्बुल हसन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। हैदर अली एक गुरेला वॉरियर था, वो छुपकर वार करता था, लेकिन टीपू सुल्तान एक डिसिप्लिन्ड आर्मी में विश्वास रखता था। वो चाहता था कि उसकी आर्मी यूरोपियन स्टाइल में लड़े, इसलिए टीपू ने एक मिलिट्री मैनुअल लिखी, फतहल मुजाहिदीन। इस किताब में लिखा था कि सोल्जर कैसे चलेगा, बंदूक कैसे पकड़ेगा और फॉर्मेशन कैसे बनाएगा। द रॉकेट मैन, दुनिया का पहला मिसाइल मैन। अब आते हैं उस चीज पर जिसने टीपू को इनोवेटर बनाया, रॉकेट्स। रॉकेट्स पहले भी यूज होते थे, चाइना में, इंडिया में, लेकिन वो फायर क्रैकर्स यानी पटाखे थे। दिवाली वाले रॉकेट्स जो बस शोर करते थे। टीपू ने सोचा, अगर मैं कार्डबोर्ड की जगह लोहा यानी आयरन यूज करूं तो। उसने मैसूर के लोहरों को बुलवाया, उन्होंने लोहे के सिलेंडर्स बनाए, उनमें बारूद भर दिया। क्योंकि सिलेंडर लोहे का था, वो फटता नहीं था, इसलिए उसमें प्रेशर ज्यादा बनता था, और प्रेशर ज्यादा मतलब रेंज ज्यादा। टीपू के रॉकेट्स 2 किलोमीटर तक जा सकते थे। उस जमाने में अंग्रेजों की बंदूक की रेंज सिर्फ 300 मीटर थी। आप दुश्मन को देख भी नहीं सकते और दुश्मन आपके ऊपर आग बरसा रहा है। टीपू ने सिर्फ रॉकेट्स नहीं बनाए, उसने रॉकेट कॉप्स बनाई। 5000 लोगों की स्पेशल टीम जिनका काम सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना था। उसने रॉकेट्स के आगे तलवारें लगा दी। जब ये रॉकेट दुश्मन की भीड़ में गिरता था तो वो सिर्फ फटता नहीं था, वो स्पिन करता था और तलवार लोगों के हाथ पैर काट देती थी। अंग्रेज सोल्जर्स अपनी डायरीज में लिखते हैं, हम बंदूकों से लड़ सकते हैं, हम तलवारों से लड़ सकते हैं, लेकिन उन उड़ती हुई बलाओं यानी फ्लाइंग प्लेग से हम नहीं लड़ सकते। द डेथ ऑफ हैदर अली एंड द क्राउन ऑफ थॉर्न्स। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। हैदर अली की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी पीठ पर एक फोड़ा यानी कार्बंकल या कैंसर हो गया था। हैदर अली जानता था उसका वक्त आ गया है। उसने अपने एडवाइजर्स पुरनैया और कृष्णा राव को बुलवाया और कहा कि मेरी मौत की खबर बाहर मत जाने देना जब तक टीपू वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर खबर फैलती तो आर्मी में बगावत हो सकती थी। हैदर अली मर गया, उसकी बॉडी को बर्फ और मसालों में लपेट कर रखा गया। टीपू उस वक्त मालाबार में लड़ रहा था, उसे खबर मिली, वो रातों रात वापस आया। 29 दिसंबर 1782 टीपू सुल्तान मैसूर का नया सुल्तान बना। लेकिन ये कोई हैप्पी कोरोनेशन नहीं था, टीपू के सर पर कांटों का ताज था।
अंग्रेज उसके दरवाजे पर खड़े थे। मराठास उससे चौथ यानी टैक्स मांग रहे थे। निजाम मौका ढूंढ रहा था हमला करने का। खजाना खाली हो रहा था वॉर की वजह से। एक आम आदमी हार मान लेता, वो संधि कर लेता, लेकिन टीपू ने कहा मैं डिफेंसिव नहीं खेलूंगा, मैं अटैक करूंगा। उसने 1783-84 में अंग्रेजों को वो धूल चटाई जो उन्होंने इंडिया में पहले कभी नहीं चखी थी, द बैटल ऑफ पोलेलोर। यहां पर टीपू ने अपने रॉकेट्स का ऐसा इस्तेमाल किया कि ब्रिटिश आर्मी के परखच्चे उड़ गए। अंग्रेजों को ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करनी पड़ी। यह आखिरी बार था जब किसी इंडियन राजा ने अंग्रेजों को डिक्टेट किया था कि ट्रीटी में क्या लिखा जाएगा। अंग्रेजों के लिए यह शर्मनाक था। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ने कहा था, यह ट्रीटी हमारे मुंह पर तमाचा है। टीपू सुल्तान कब सिर्फ एक राजा नहीं था, वो इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि अब अंग्रेजों ने ठान लिया था कि इस टाइगर को जिंदा नहीं छोड़ना है। पार्ट 1 के कंक्लूजन में हम देखते हैं कि टीपू पावर में आ चुका है, लेकिन एक राजा सिर्फ जंग से नहीं बनता, राजा बनता है इकोनॉमी से। टीपू जानता था कि अगर उसे अंग्रेजों से लड़ना है तो उसे मैसूर को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना होगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे टीपू द सीईओ, कैसे उसने मैसूर में सिल्क इंडस्ट्री शुरू की, कैसे उसने शराब बैन कर दी और कैसे उसने गरीब किसानों को जमींदारों से बचाया। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में देखा कि टीपू सुल्तान मैदानी जंग में कैसा था, लेकिन अगर आप मुहिब्बुल हसन की किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज टीपू की तलवार से तो डरते थे, लेकिन उससे ज्यादा वो टीपू के दिमाग से डरते थे। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान 18वीं सेंचुरी का वो अकेला राजा था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझता था। बाकी राजा निजाम मराठा सोचते थे कि पावर जमीन यानी लैंड से आती है। टीपू सोचता था कि पावर ट्रेड से आती है। वो कहता था, आई प्रिफर द डोमिनियन ऑफ द सी टू द डोमिनियन ऑफ द लैंड। मुझे जमीन की हुकूमत से ज्यादा समुद्र की हुकूमत पसंद है। आज हम टीपू सुल्तान के उस रूप को देखेंगे जिसे हिस्ट्री बुक्स अक्सर इग्नोर कर देती हैं। टीपू द सीईओ। कैसे उसने मैसूर को इंडिया का सबसे अमीर स्टेट बनाया, कैसे उसने मैसूर सिल्क शुरू किया और कैसे उसने क्रिप्टो से 200 साल पहले अपनी अलग करेंसी बनाई थी। द स्टेट एज अ मर्चेंट, सरकार ही व्यापारी है। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो सरकार बन गई थी। टीपू ने सोचा, अगर ये व्यापारी लोग राजा बन सकते हैं तो मैं राजा होकर व्यापारी क्यों नहीं बन सकता। टीपू ने स्टेट कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया। उसने डिक्लेयर किया कि कुछ चीजों का व्यापार सिर्फ सरकार करेगी, जैसे सैंडलवुड, काली मिर्च और हाथी। उसने सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं किया, उसने फैक्ट्रीज यानी ट्रेडिंग पोस्ट्स खोली। लेकिन मैसूर में नहीं, उसने अपनी दुकान खोली मस्कट ओमान में, जद्दा सऊदी अरेबिया में और कच्छ में। वहां मैसूर के एजेंट्स बैठते थे। वो मैसूर से चंदन और मसाले ले जाते थे और वहां से सोना, घोड़े और सल्फर बारूद के लिए लाते थे। मुहिब्बुल हसन लिखते हैं कि टीपू का दिमाग इतना डिटेल्ड ओरिएंटेड था कि वो जंग के बीच में भी अपने एजेंट्स को लेटर लिखता था। मस्कट में केसर यानी सैफरन का भाव क्या चल रहा है, वहां चंदन मत बेचो, अभी रेट बढ़ने वाला है। एक राजा जो सुबह अंग्रेजों से लड़ रहा है और शाम को इंटरनेशनल ट्रेड प्राइसेस चेक कर रहा है, ये यूनिक था। द बर्थ ऑफ मैसूर सिल्क, रेशम की क्रांति। आज अगर आप कर्नाटक जाएंगे तो मैसूर सिल्क वहां की शान है। लेकिन क्या आपको पता है ये शुरू किसने किया? 1780s तक मैसूर में सिल्क नहीं बनता था। सिल्क आता था बंगाल से या चाइना से। टीपू ने सोचा, हम सिल्क खरीदने में पैसा क्यों वेस्ट करें, हम सिल्क बनाएंगे। लेकिन सिल्क बनाने के लिए सिल्क वर्म्स यानी रेशम के कीड़े चाहिए और वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो उन्हें पाल सके। टीपू ने अपने एक्सपर्ट्स को बंगाल भेजा, जो उस वक्त अंग्रेजों के कंट्रोल में था। उसने कहा, जाओ चोरी छुपे सीख कर आओ कि वो रेशम कैसे बनाते हैं। उसने चाइना से एक्सपर्ट्स मंगवाए। उसने 21 सेंटर्स खोले जहां फार्मर्स को ट्रेन किया गया कि मलबरी के पेड़ कैसे लगाएं और कीड़े कैसे पालें। आज जो मैसूर सिल्क इंडस्ट्री करोड़ों की है, उसका बीज यानी सीड टीपू सुल्तान ने बोया था। ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, यानी बाहर से मत लो, खुद बनाओ। टीपू चाहता था कि मैसूर का पैसा मैसूर में रहे। द फार्मर्स किंग, किसान का दोस्त, जमींदार का दुश्मन। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने टीपू को आम जनता का हीरो बनाया लेकिन एलीट क्लास का दुश्मन। लैंड रिफॉर्म्स। उस वक्त इंडिया में पोलीगर्स यानी लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स या जमींदार का राज था। ये पोलीगर्स किसानों से टैक्स लेते थे, अपना हिस्सा रखते थे और बचा कुचा राजा को देते थे। किसान गरीब रहता था, पोलीगर अमीर होता था। टीपू ने कहा, नो मिडलमैन। उसने पोलीगर सिस्टम को खत्म कर दिया। उसने कहा, किसान सीधा सरकार को टैक्स देगा और टैक्स भी फिक्स नहीं था। अगर बारिश नहीं हुई तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसान नई जमीन पर खेती करेगा तो पहले 3 साल टैक्स फ्री होंगे। मुहिब्बुल हसन लिखते हैं कि टीपू ने तकावी लोन्स शुरू किए, मतलब अगर किसान के पास हल या बीज के लिए पैसे नहीं हैं तो सरकार उसे लोन देगी बिना ब्याज के।
इसका रिजल्ट क्या हुआ? सर थॉमस मुनरो, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो टीपू का दुश्मन था, ने बाद में लिखा कि टीपू का देश यानी मैसूर इंडिया का सबसे हरा भरा और खुशहाल देश है। यहाँ के किसान दुनिया के किसी भी किसान से ज्यादा खुश हैं। जब पड़ोसी राज्यों निजाम और मराठा में लोग भूख से मर रहे थे, मैसूर एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। पोलीगर्स यानी जमींदार टीपू के खून के प्यासे हो गए। उनकी ताकत छीन ली गई थी। यही पोलीगर्स बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गए टीपू को हराने के लिए। टीपू ने गरीबों को बचाने के लिए अमीरों से दुश्मनी मोल ले ली थी। द सोशल रिफॉर्मर, शराब और समाज। टीपू एक डिवाउट मुस्लिम था, लेकिन उसके कुछ डिसीजंस सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं बल्कि सोशल हेल्थ के लिए थे। उसने मैसूर में शराब और भांग पर बैन लगा दिया। उसके एडवाइजर्स ने कहा, सुल्तान, शराब से सरकार को बहुत टैक्स मिलता है, अगर हम इसे बैन कर देंगे तो खजाने को नुकसान होगा। टीपू ने जवाब दिया, मैं अपनी प्रजा की सेहत और इज्जत बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहता। एक शराबी ना अच्छा सोल्जर बन सकता है ना अच्छा किसान। ये एक बहुत बड़ा मॉरल स्टैंस था। उस जमाने में जब रेवेन्यू ही सब कुछ था, रेवेन्यू को ठुकरा देना छोटी बात नहीं थी। उसने केरला में मालाबार में एक और अजीब कानून बनाया। उस वक्त केरला में कुछ लोअर कास्ट औरतें, नायर विमेन इंक्लूडेड, अपने अपर बॉडी को कवर नहीं करती थीं। ये वहाँ का ट्रेडिशन था। टीपू को ये अनसिविलाइज्ड लगा। उसने ऑर्डर दिया कि सभी औरतें अपने शरीर को पूरा ढकेंगी। उसने कपड़े यानी फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूट किए। कुछ लोग इसे कल्चरल इम्पोजिशन कहते हैं, कुछ इसे सोशल रिफॉर्म कहते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि टीपू सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहता था अपने नजरिए से। द इनोवेटर, कॉइन्स, कैलेंडर एंड द टाइगर, शटरस्टॉक, एक्सप्लोर। टीपू को नई चीजें करने का शौक था। उसने मुगल कैलेंडर को रिजेक्ट कर दिया। उसने अपना नया कैलेंडर बनाया, मौलूदी एरा। इस कैलेंडर में साल और महीने अलग तरीके से कैलकुलेट होते थे। उसने अपने सिक्के खुद डिजाइन किए। उसके सिक्के हिस्ट्री के सबसे खूबसूरत सिक्के माने जाते हैं। हर सिक्के पर टेक्नोलॉजी और मशीनरी की डिटेल्स होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, द टाइगर एम्ब्लेम। टीपू ने शेर यानी टाइगर को अपना सिंबल बनाया। क्यों? उसका फेमस डायलॉग है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उसने अपने थ्रोन को टाइगर शेप में बनवाया। उसकी तलवार पर टाइगर बना था। उसकी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पर बबरी यानी टाइगर स्ट्राइप्स बनी होती थी। यहाँ तक कि उसने एक खिलौना बनवाया था, टीपूज टाइगर, जो आज लंदन म्यूजियम में है। ये एक मैकेनिकल खिलौना है जिसमें एक शेर एक अंग्रेज सोल्जर को खा रहा है। जब आप हैंडल घुमाते हैं तो शेर के गुर्राने की और अंग्रेज के चीखने की आवाज आती है। ये दिखाता है कि टीपू के दिमाग में अंग्रेजों के लिए कितनी नफरत थी। द जैकोबिन क्लब, सिटीजन टीपू। पार्ट 2 के एंड में हम एक ऐसी बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। टीपू सुल्तान सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, उसे पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को मार दिया और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया। टीपू ने सेरिंगापट्टम में जैकोबिन क्लब की शुरुआत की, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप था। उसने फ्रेंच रिपब्लिक का झंडा लहराया और उसने अपने आप को सिटीजन टीपू बुलाना शुरू किया। सोचिए, एक बादशाह खुद को सिटीजन बुला रहा है। यह दिखाता है कि वो फ्यूडल माइंडसेट से कितना आगे था। वो दुनिया के ट्रेंड्स को समझ रहा था ताकि वो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ यूज कर सके। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि टीपू सुल्तान सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने मैसूर को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बना दिया था कि वो अकेले दम पर ब्रिटिश एम्पायर, जिसके पास पूरी दुनिया का पैसा था, से टक्कर ले सकता था। उसका सिल्क, उसके रॉकेट्स, उसका एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सब एक मॉडर्न स्टेट की नींव थी। लेकिन दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, दुश्मन अंदर भी थे। टीपू की ये रिफॉर्म्स कुछ लोगों को चुभ रही थी और उधर अंग्रेज अब एक ग्रैंड अलायंस बना रहे थे टीपू को कुचलने के लिए। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आ चुका था। पार्ट 3 में हम देखेंगे द बिगिनिंग ऑफ द एंड, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। वो जंग जिसमें टीपू को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी यानी हॉस्टेज रखना पड़ा था। वो कौन सा मंजर था जब एक बाप ने अपने बच्चों को दुश्मन के कैंप में भेजा, और कैसे टीपू ने उस हार के बाद वापस उठने की कसम खाई। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 3 में। अब तक हमने देखा कि टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बना दिया था। लेकिन हिस्ट्री का एक कड़वा सच है, जब आप बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं तो आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं। टीपू सुल्तान की ताकत सिर्फ अंग्रेजों को नहीं चुभ रही थी, वो चुभ रही थी मराठास को पुणे में, वो चुभ रही थी निजाम ऑफ हैदराबाद को। इन तीनों को लग रहा था कि मैसूर का टाइगर अब अनकंट्रोलेबल हो गया है। 1789 में दुनिया बदल रही थी। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था और इंडिया में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एक मास्टर प्लान बना रहा था। कॉर्नवालिस वही आदमी था जो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन से हार कराया था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। वो अपनी रेपुटेशन बचाने इंडिया आया था। उसने ठान लिया था कि मैं अमेरिका हार गया लेकिन इंडिया नहीं हारूंगा, मैं टीपू को खत्म करके ही दम लूंगा। इस पार्ट में हम देखेंगे द बिगिनिंग ऑफ द एंड।
एक ऐसी जंग जहां इंडिया की तीन बड़ी ताकतें ब्रिटिश, मराठा और निजाम एक साथ मिल गईं सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए। द ट्रैवनकोर ट्रैप, बहाना जंग का। हर जंग को शुरू करने के लिए एक बहाना यानी प्रिटेक्स्ट चाहिए। अंग्रेजों को पता था कि टीपू सीधा हमला नहीं करेगा, उन्हें उसे उकसाना था। ये बहाना मिला ट्रैवनकोर में, केरला में। ट्रैवनकोर का राजा अंग्रेजों का दोस्त था। कोचिन में दो किले थे, आईकोटा और क्रैंगनोर। ये किले डच लोगों के पास थे। टीपू इन किलों को खरीदना चाहता था क्योंकि ये मैसूर की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। लेकिन ट्रैवनकोर के राजा ने अंग्रेजों की शह पर वो किले चुपके से खरीद लिए। टीपू को गुस्सा आ गया, ये मेरे इलाके में दखल अंदाजी है। दिसंबर 1789 में टीपू ने ट्रैवनकोर पर हमला कर दिया। द अटैक ऑन द लाइन्स। बस अंग्रेज यही चाहते थे। कॉर्नवालिस ने ऐलान कर दिया कि टीपू ने हमारे दोस्त ट्रैवनकोर पर हमला किया है, इसका मतलब उसने ब्रिटिश एम्पायर पर हमला किया है। द अनहोली ट्रिनिटी, गद्दारी का गठबंधन। लेकिन कॉर्नवालिस शातिर था। उसे पता था कि अंग्रेज अकेले टीपू को नहीं हरा सकते। उन्होंने 2 बार कोशिश की थी और दोनों बार हारे थे। इसीलिए कॉर्नवालिस ने डिप्लोमेसी का खेल खेला। उसने मराठास नाना फडणवीस को चिट्ठी लिखी, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो टीपू का आधा राज्य तुम्हारा। उसने निजाम को चिट्ठी लिखी, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो टीपू का बचा हुआ आधा राज्य तुम्हारा। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जब इंडिया की किस्मत सील हो गई। मुहिब्बुल हसन लिखते हैं कि टीपू ने मराठास और निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने लेटर्स भेजे, हम सब इंडियन हैं, अंग्रेज परदेसी हैं। आज वो मुझे मार रहे हैं, कल वो तुम्हें मारेंगे। हम मिलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। लेकिन मराठास और निजाम की आपसी दुश्मनी और लालच इतना ज्यादा था कि उन्होंने टीपू की बात नहीं सुनी। उन्होंने सोचा टीपू खत्म हो जाएगा तो हम पावरफुल बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि अगला नंबर उन्हीं का है। 1790 में द ग्रैंड अलायंस बन गया। एक तरफ अकेला मैसूर, दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर प्लस मराठा एम्पायर प्लस हैदराबाद आर्मी। ये 3 वर्सेस 1 की फाइट थी। द वॉर ऑफ एट्रिशन, बैंगलोर का पतन। जंग शुरू हुई। शुरू में टीपू ने अंग्रेज जनरल मेडोज को नाको चने चबवा दिए। टीपू की गरिला टैक्टिक्स में उन्हें जंगल में घुमा घुमा कर मारा। कॉर्नवालिस समझ गया कि उसके जनरल से ये काम नहीं होगा। 1791 में कॉर्नवालिस ने खुद कमांड संभाली। वो खुद मैदान में उतरा। कॉर्नवालिस की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, सीधा दिल पर वार करो। वो मद्रास से निकला और सीधा बैंगलोर की तरफ बढ़ा। बैंगलोर मैसूर का सबसे बड़ा कमर्शियल चेहरा का और सेरिंगापट्टम का दरवाजा था। मार्च 1791, सीज ऑफ बैंगलोर। टीपू बाहर से लड़ रहा था, उसका किलेदार बहादुर खान अंदर से लड़ रहा था। लेकिन अंग्रेजों की आर्टिलरी यानी तोपें बहुत स्ट्रांग थी और मराठा कैवलरी ने टीपू की सप्लाई लाइंस काट दी थीं। 21 मार्च की रात को बैंगलोर गिर गया, बहादुर खान मारा गया। बैंगलोर का गिरना टीपू के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसका एक हाथ कट चुका था। अब कॉर्नवालिस की नजरें सेरिंगापट्टनम यानी कैपिटल पर थी, लेकिन कुदरत यानी नेचर टीपू के साथ थी। जैसे ही कॉर्नवालिस सेरिंगापट्टनम के पास पहुंचा, मॉनसून आ गया। कावेरी नदी में बाढ़ आ गई, बीमारी फैल गई, अंग्रेजों के पास खाना खत्म हो गया। कॉर्नवालिस को वापस पीछे हटना पड़ा। टीपू बच गया, लेकिन ये टेम्परेरी था। अगले साल 1792 में कॉर्नवालिस वापस आया और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ मराठा आर्मी थी हरिपंत के अंडर और निजाम की आर्मी थी सिकंदर जहां के अंडर। टोटल फोर्स लाखों सोल्जर्स। टीपू सेरिंगापट्टनम के किले में कैद हो गया। द सीज ऑफ सेरिंगापट्टनम, घेराबंदी। फरवरी 1792, सेरिंगापट्टनम चारों तरफ से घिर चुका था। रात के अंधेरे में कॉर्नवालिस ने एक सरप्राइज अटैक किया। वो टीपू की डिफेंस लाइंस को तोड़ता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंच गया। टीपू खुद तलवार लेकर लड़ा। वो जख्मी हुआ, लेकिन दुश्मन की तादाद यानी नंबर्स इतनी ज्यादा थी कि टीपू को किले के अंदर भागना पड़ा। अब स्थिति ये थी कि अंग्रेज किले के बाहर खड़े थे। उनकी तोपें किले पर निशाना लगाए हुए थीं। टीपू के एडवाइजर्स ने कहा, सुल्तान, हम हार चुके हैं। अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो वो किले को तोड़ देंगे, शहर को लूट लेंगे और शायद आपको मार देंगे। टीपू लड़ना चाहता था, वो मरना चाहता था। लेकिन उसके ऑफिसर्स ने कहा, सुल्तान, अगर आप मर गए तो मैसूर मर जाएगा, जिंदा रहेंगे तो वापस लड़ लेंगे, अभी ट्रीटी साइन कर लीजिए। मजबूरी में टीपू ने हामी भरी। कॉर्नवालिस ने जो शर्तें रखीं वो किसी भी राजा का कलेजा निकालने के लिए काफ़ी थीं। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1792। मैसूर का आधा हिस्सा यानी हाफ किंगडम छीन लिया जाएगा। ये हिस्सा मराठास, निजाम और ब्रिटिश आपस में बांट लेंगे। टीपू को 3 करोड़ 30 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी देनी होगी। ये उस जमाने में एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट था। और सबसे दर्दनाक शर्त, जब तक टीपू ये सारे पैसे नहीं चुका देता तब तक उसके 2 बेटे यानी 2 सन्स अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। 10 सैक्रिफाइस, एक बाप का इम्तिहान। दोस्तों, इमेजिन कीजिए उस दिन का मंजर।
26 फरवरी 1792 सेरिंगापट्टनम के किले का दरवाज़ा खुलता है। टीपू सुल्तान दीवार पर खड़ा है, उसकी आंखें पथरा गई हैं। नीचे से एक जुलूस निकलता है। हाथियों पर टीपू के दो छोटे बेटे बैठे हैं, अब्दुल खालिक 8 साल का, मुइज़ुद्दीन 5 साल का। वो बच्चे शाही कपड़ों में हैं, उनके गले में मोतियों की माला है, लेकिन वो राजकुमार की तरह नहीं, कैदी की तरह जा रहे हैं। पूरा शहर रो रहा है। टीपू के सोल्जर्स जो मौत से नहीं डरते थे, वो भी उस दिन फूट फूट कर रोए। वो बच्चे डरते हुए अपने पिता को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कॉर्नवालिस के कैंप में ले जाया गया। कॉर्नवालिस ने उन बच्चों का हाथ पकड़ा। अंग्रेज पेंटर्स ने सीन की पेंटिंग्स बनाई ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि हम कितने महान हैं, हमने दुश्मन के बच्चों को प्यार से रखा। कॉर्नवालिस ने बच्चों से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता की तरह रहूंगा। लेकिन सच ये था कि वो बच्चे एक इंश्योरेंस पॉलिसी थे। अगर टीपू ने दोबारा आंख उठाकर देखा तो उन बच्चों की जान खतरे में थी। टीपू ने उस दिन खाना नहीं खाया। उसने उस दिन के बाद कभी पलंग पर सोना छोड़ दिया। उसने कसम खाई, जब तक मैं अपने बच्चों को वापस नहीं ले आता और जब तक मैं इन अंग्रेज़ों से बदला नहीं ले लेता, मैं ज़मीन पर सोऊंगा, मैं एक तट पर यानी खड़ी क्लॉथ पर सोऊंगा। ये हार टीपू के लिए सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये पर्सनल थी। अंग्रेज़ों ने उसके जिगर के टुकड़े छीन लिए थे। द फीनिक्स राइजेस, वापस उठना। लोगों को लगा टीपू खत्म हो गया, आधा राज्य गया, पैसा गया, बच्चे गए, इज्जत गई। मराठास और निज़ाम खुश थे, उन्हें लगा टाइगर अब बिल्ली बन गया है। लेकिन टीपू सुल्तान ऑर्डिनरी नहीं था। उसने अपनी हार को फ्यूल बनाया। 3.3 करोड़ रुपए देने थे। टीपू ने अपनी प्रजा से अपील की। उसने अपने महल के सारे जेवर, सारे बर्तन बेच दिए। हैरानी की बात यह है कि मैसूर की जनता ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने, अपने गहने उतारकर टीपू को दे दिए। क्यों? क्योंकि वो उनका हीरो था। वो जानते थे कि ये राजा उनके लिए लड़ा था। सिर्फ 1 साल के अंदर, हाँ, सिर्फ 1 साल में टीपू ने वो पूरा पैसा चुका दिया। 1794 में टीपू के बच्चे वापस सेरिंगापट्टनम आए। जब वो बच्चे वापस आए तो टीपू उन्हें लेने दरवाजे पर नहीं गया, वो अपने कमरे में था, वो रो रहा था। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, अब और नहीं, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। द टाइगर्स रिवेंज, रीबिल्डिंग। बच्चे वापस आ गए थे, पैसा चुका दिया था, लेकिन अब टीपू बदल चुका था। अब वो इम्पल्सिव नहीं था, अब वो कैलकुलेटेड था। उसने देखा कि इंडियन एलाइज धोखेबाज हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसने डिसीजन लिया, मुझे इंटरनेशनल हेल्प चाहिए। टीपू ने दुनिया का मैप खोला। उसने देखा कि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फ्रांस। और फ्रांस में एक नया सितारा उभर रहा था, एक यंग जनरल जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, नेपोलियन बोनापार्ट। पार्ट 3 के कंक्लूजन में हम देखेंगे एक नया ग्रैंड गेम। टीपू ने चुपके से अपने दूत भेजे, टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, अफगानिस्तान यानी जमान शाह, फ्रांस यानी पेरिस। उसने नेपोलियन को चिट्ठी लिखी, मैं यहाँ इंडिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ और हम मिलकर इन अंग्रेज़ों को समुद्र में फेंक देंगे। अंग्रेज़ों को लगा था उन्होंने टीपू को तोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने टीपू को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया था। अब ये जंग सिर्फ मैसूर की नहीं थी, अब ये जंग वर्ल्ड वॉर बनने वाली थी। पार्ट 4 में हम देखेंगे द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, वो जंग जिसे रोकने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली, नया गवर्नर जनरल, ने पूरी ताकत लगा दी। हम देखेंगे द बिट्रेयल विद इन, टीपू के अपने मिनिस्टर्स मीर सादिक और पुरनैया क्या रोल प्ले करेंगे। और हम देखेंगे वो आखिरी दिन, 4 मई 1899, जब टाइगर ने अपनी आखिरी दहाड़ मारी। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 4 में। हिस्ट्री में कुछ ऐसे व्हाट इफ मोमेंट्स होते हैं जो अगर सच हो जाते तो आज दुनिया का नक्शा अलग होता। ऐसा ही एक मोमेंट 1798 में आया था। एक तरफ टीपू सुल्तान सेरिंगापट्टनम में बैठकर अंग्रेजों को निकालने का प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट यानी मिस्र पहुंच चुका था। नेपोलियन का मकसद इजिप्ट जीतना नहीं था, उसका असली मकसद था इंडिया। वो जानता था कि ब्रिटिश एम्पायर की सोने की चिड़िया इंडिया है, अगर इंडिया छीन लिया तो ब्रिटेन खत्म। नेपोलियन ने कायरो से टीपू को चिट्ठी लिखी, यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ माई अराइवल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रेड सी विथ एन इनन्यूमरेबल एंड इनविंसिबल आर्मी फुल ऑफ द डिजायर ऑफ डिलीवरिंग यू फ्रॉम द आयरन योक ऑफ इंग्लैंड। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं रेड सी पर आ गया हूं, तुम्हें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ये चिट्ठी कभी टीपू तक नहीं पहुंची। ये चिट्ठी रास्ते में ब्रिटिश स्पाइज ने पकड़ ली और ये चिट्ठी पहुंच गई एक ऐसे आदमी के हाथ में जो टीपू का काल बनने वाला था। वो आदमी था नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, द हॉकलैंड्स। लॉर्ड वेलेस्ली। अब तक अंग्रेजों की पॉलिसी थी बैलेंस ऑफ पावर, यानी टीपू को कमजोर रखो पर जिंदा रखो ताकि मराठास कंट्रोल में रहें। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली अलग था, वो एक इंपीरियलिस्ट था। उसका मानना था इंडिया में सिर्फ एक पावर होनी चाहिए, द ब्रिटिश।
जब वेलेस्ली ने नेपोलियन की चिट्ठी देखी और जब उसे पता चला कि टीपू ने मॉरिशस में अपने एम्बेसडर्स भेजे हैं, तो उसने लंदन लिख दिया। टीपू सुल्तान अब सिर्फ एक लोकल राजा नहीं है, वो फ्रेंच एजेंट है। अगर हमने उसे अभी नहीं मारा तो नेपोलियन इंडिया आ जाएगा। वेलेस्ली ने टीपू के सामने एक ऑफर रखा, सब्सिडियरी अलायंस, मतलब अपनी आर्मी खत्म कर दो, ब्रिटिश आर्मी को पैसा दो और हमारी गुलामी कबूल करो। टीपू का जवाब लेजेंडरी था। उसने कहा, बेटर टू लिव वन डे एज अ टाइगर देन 100 years एज अ जैकल। जवाब साफ था। वेलेस्ली ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, मार्च टू सेरिंगापट्टनम एंड दिस टाइम डिस्ट्रॉय हिम कंप्लीटली। द इनविजिबल एनिमी, घर का भेदी। अंग्रेजों की फौज बहुत बड़ी थी, 50,000 सोल्जर्स, लेकिन सेरिंगापट्टनम का किला इम्प्रेग्नेबल माना जाता था। उसकी दीवारें डबल थी, उसके चारों तरफ कावेरी नदी थी जिसमें मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स थे। टीपू के पास राशन था, रॉकेट्स थे और लॉयल सोल्जर्स थे। लॉजिकली अंग्रेजों के लिए ये किला जीतना नामुमकिन था, लेकिन अंग्रेजों के पास एक हथियार था जो तोपों से ज्यादा ताकतवर था, रिश्वत, ब्राइबरी। मुहिबुल हसन अपनी किताब में उस डार्क चैप्टर को खोलते हैं जिसे पढ़कर खून खौल उठता है। टीपू दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन उसके अपने मिनिस्टर्स उसका सौदा कर चुके थे। मीर सादिक, टीपू का प्राइम मिनिस्टर, इसने अंग्रेजों को किले का नक्शा दिया। पुरनैया, फाइनेंस मिनिस्टर, इसने सोल्जर्स को सैलरी देना बंद कर दिया ताकि वो डीमोरलाइज हो जाएं। कमरुद्दीन, आर्मी जनरल, इसने अपनी फौज को लड़ने से रोक दिया। मीर सादिक ने अंग्रेजों के साथ डील की थी, टीपू को मरवा दो और मैसूर का नया राजा मुझे बना दो। ये हिस्ट्री का वो गद्दार है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब ये मरा तो लोगों ने इसकी लाश पर इतना थूका कि लाश दिखनी बंद हो गई। द सीज बिगिंस, अप्रैल 1799। 5 अप्रैल 1799 अंग्रेजों ने सेरिंगापट्टम को घेर लिया। लगातार तोपें चल रही थीं, दीवारों में छेद होने लगे थे, लेकिन टीपू हर ब्रीच यानी छेद को रात में रिपेयर करवा देता था। अंग्रेज परेशान थे, मॉनसून आने वाला था, अगर बारिश शुरू हो जाती तो अंग्रेजों को वापस भागना पड़ता, जैसे पिछली बार हुआ था। जनरल हैरिस ने, ब्रिटिश कमांडर ने, मीर सादिक को मैसेज भेजा, जल्दी करो, हमारे पास खाना खत्म हो रहा है। मीर सादिक ने जवाब दिया, 4 मई दोपहर 1 बजे। क्यों दोपहर 1 बजे? क्योंकि वो टीपू के सोल्जर्स का लंच टाइम था और आराम करने का वक्त था। मीर सादिक ने प्लान बनाया कि वो सोल्जर्स को सैलरी बांटने के बहाने दीवार से हटा देगा। द डे ऑफ जजमेंट, 4 मई 1799। दोपहर के 1 बज रहे थे, सूरज सर पर था, गर्मी बहुत थी, सेरिंगापट्टम के किले पर सन्नाटा था। टीपू के सोल्जर्स खाना खाने गए थे, दीवार यानी ब्रीच पॉइंट सुनसान थी। अचानक अंग्रेजों के कैंप से जनरल बैड निकला। उसने तलवार निकाली और चिल्लाया, नाउ इज योर टाइम, फॉलो मी। हजारों अंग्रेज सोल्जर्स कावेरी नदी को पार करके किले की तरफ भागे। मीर सादिक ने गेट बंद करवा दिए ताकि टीपू के सोल्जर्स मदद के लिए ना आ सकें। अंग्रेज दीवार पर चढ़ गए, ब्रिटिश फ्लैग लहरा दिया गया। उस वक्त टीपू सुल्तान कहाँ था? वो अपने महल में खाना खा रहा था। उसे अभी पहला निवाला यानी मॉर्सल लिया ही था कि शोर सुनाई दिया। एक सोल्जर भागता हुआ आया, सुल्तान, गद्दारी हो गई, अंग्रेज किले में घुस गए। टीपू ने खाना वहीं छोड़ा। उसने कहा, सब कुछ खत्म। लेकिन वो भागा नहीं। उसने भागने के लिए सीक्रेट टनल्स बनाई थी। वो निकल सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी तलवार उठाई, अपने घोड़े पर बैठा और सीधा उस तरफ गया जहां जंग सबसे तेज थी, द वाटर गेट, आखिरी सांस। टीपू सुल्तान वाटर गेट के पास पहुंचा। वहां लाशों के ढेर लगे थे। टीपू अपने घोड़े से लड़ रहा था। एक गोली उसके घोड़े को लगी, घोड़ा गिर गया। टीपू जमीन पर गिरा। उसके बॉडीगार्ड्स ने कहा, सुल्तान, बता दीजिए आप कौन हैं, अंग्रेज आपको कैदी बना लेंगे, जान बख्श देंगे। टीपू ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? शेर कैदी बनकर नहीं रहता। अब टीपू पैदल लड़ रहा था। एक गोली उसके बाजू में लगी, खून बह रहा था। दूसरी गोली उसके सीने में लगी, वो गिर गया। वो लाशों के बीच दबा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थीं, उसकी आंखें खुली थीं। एक अंग्रेज सोल्जर वहां आया। उसे नहीं पता ये सुल्तान है। उसने देखा कि इस आदमी ने एक सोने की बेल्ट पहनी है, ज्वेल्ड बेल्ट। वो सोल्जर झुका वो बेल्ट चुराने के लिए। टीपू जो मरने की हालत में था, उसने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की। उसने अपनी तलवार से उस सोल्जर पर वार किया और उसका पैर जख्मी कर दिया। उस सोल्जर ने घबराकर अपनी बंदूक टीपू के कान पर रखी और गोली चला दी। द टाइगर वॉज डेड। लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि जब बाद में अंग्रेज जनरल्स वहां आए तो उन्हें लगा वो अभी भी जिंदा है। वो उसके पास जाने से डर रहे थे। द आफ्टरमैथ, लूट और बर्बादी। शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। जनरल हैरिस और लॉर्ड वेलेस्ली बॉडी ढूंढ रहे थे। टीपू कहाँ है? मीर सादिक, गद्दार की लाश सड़क पर पड़ी थी जिसे लोगों ने पत्थरों से मार दिया था। रात को मशाल की रोशनी में टीपू की बॉडी मिली। जनरल हैरिस ने टीपू की बॉडी को देखा और एक फेमस लाइन कही, नाउ इंडिया इज आवर्स, अब इंडिया हमारा है।
सेरिंगापट्टम में जो लूट मची वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट्स में से एक थी। अंग्रेज सोल्जर्स ने टीपू का खजाना लूटा, उसका सोना, उसके हीरे, उसकी लाइब्रेरी, यहाँ तक कि टीपू के कपड़े तक फाड़ कर ले गए सूवेनियर्स के लिए। टीपू का मैकेनिकल टाइगर लंदन भेज दिया गया, टीपू की तलवार लंदन भेज दी गई, टीपू की रिंग जिसमें राम लिखा था लंदन भेज दी गई। दोस्तों, 4 मई 1799, ये सिर्फ टीपू की मौत नहीं थी, ये साउथ इंडिया की आज़ादी की मौत थी। टीपू के बाद कोई ऐसा राजा नहीं बचा जो अंग्रेज़ों को आंख दिखा सके। मराठास अगले 20 सालों में खत्म हो गए, निज़ाम गुलाम बन गया, लेकिन टीपू सुल्तान ने मरने से पहले एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। उसने दिखाया कि टेक्नोलॉजी से कैसे लड़ा जाता है, उसने दिखाया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, उसने दिखाया कि कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने से बेहतर है लड़कर मरना। मुहिबुल हसन लिखते हैं कि टीपू की गलतियां थीं, वो कभी-कभी हार्श था, लेकिन उसकी नीयत हमेशा देश को आज़ाद रखने की थी। हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी पार्ट 5 और पार्ट 6 बाकी हैं। क्यों? क्योंकि टीपू की मौत के बाद उसके फैमिली का क्या हुआ, उसके टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स का क्या हुआ, कैसे वो इंग्लैंड पहुंचे और कैसे उन्होंने नासा की नींव रखी, और टीपू की लेगेसी आज हमें क्या सिखाती है। पार्ट 5 में हम देखेंगे द रॉकेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैसे विलियम कॉनग्रीव ने टीपू के रॉकेट्स चुराए और उन्हें कॉनग्रीव रॉकेट्स नाम दिया। और हम वेल्लोर म्यूटिनी 1806 की बात करेंगे, जहां टीपू के बेटों ने आखिरी बार बगावत की कोशिश की थी। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 5 में। क्या आपने कभी अमेरिका का नेशनल एंथम ध्यान से सुना है? उसमें एक लाइन है, एंड द रॉकेट्स रेड ग्लेयर, यानी और रॉकेट्स की लाल चमक। ये एंथम 1814 में लिखा गया था, लेकिन 1814 में अमेरिका के पास रॉकेट्स कहाँ से आए? ये रॉकेट्स अमेरिका पर अंग्रेज यानी ब्रिटिश चला रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? ये टेक्नोलॉजी आई थी सेरिंगापट्टम के उन गोदामों से जिसे टीपू सुल्तान ने बनाया था। 4 मई 1799 को टीपू मर गए। अंग्रेजों ने उनका सोना लूटा, उनके हीरे लूटे, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ उन्होंने लूटी वो दिखती नहीं थी, वो थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा। टीपू की मौत के बाद ब्रिटिश आर्मी ने सेरिंगापट्टम में 600 रॉकेट लॉन्चर्स और 700 सर्विसेबल रॉकेट्स बरामद किए। उन्हें टीपू की मिलिट्री मैनुअल फतहुल मुजाहिदीन मिली। अंग्रेज ऑफिसर्स हैरान थे। उन्होंने देखा कि टीपू के रॉकेट्स कागज के नहीं बल्कि लोहे यानी आयन केसिंग के बने थे। ये दुनिया का पहला टेक ट्रांसफर था, इंडिया से ब्रिटेन। द वुलविच आर्सेनल, अंग्रेजों की कॉपी पेस्ट। इन रॉकेट्स को पैक करके लंदन भेजा गया, रॉयल वुलविच आर्सेनल में। वहां एक साइंटिस्ट था, विलियम कॉनग्रीव। कॉनग्रीव ने इन रॉकेट्स को खोला, रिवर्स इंजीनियर किया। उसने देखा कि टीपू ने प्रोपेलेंट यानी बारूद को कैसे कंप्रेस किया था। उसने देखा कि लोहे की केसिंग कैसे प्रेशर झेलती है। कॉनग्रीव ने वही टेक्नोलॉजी कॉपी की, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया और 1804 में अपना नया रॉकेट लॉन्च किया। नाम दिया द कॉनग्रीव रॉकेट। दुनिया भूल गई कि ये मैसूरियन रॉकेट था, हिस्ट्री बुक्स में ये ब्रिटिश इन्वेंशन बन गया। इन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल अंग्रेजों ने नेपोलियन को हराने में किया, बैटल ऑफ वाटरलू। इन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल उन्होंने अमेरिका के खिलाफ किया, वॉर ऑफ 1812। और इन्हीं रॉकेट्स की स्टडी करके बाद में रॉबर्ट गोडार्ड, फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी, ने लिक्विड propulsion बनाया, जो आगे चलकर नासा का बेस बना। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मैंने नासा की दीवार पर टीपू की पेंटिंग देखी। मैं हैरान था कि जिस टेक्नोलॉजी को हमने इजाद किया उसे हम भूल गए और दुनिया उस पर हमें क्रेडिट दे रही है। टीपू सुल्तान मॉडर्न वॉरफेयर के दादा यानी ग्रैंडफादर थे। द कब्ज ऑफ द टाइगर, वेल्लोर का किला। अब आते हैं कहानी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर। टीपू मर चुका था, लेकिन उसके बच्चे जिंदा थे। टीपू के 12 बेटे थे। अंग्रेजों को डर था कि अगर इनमें से एक भी खड़ा हो गया तो मैसूर की जनता फिर से बगावत कर देगी। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने एक क्रूअल डिसीजन लिया। उसने टीपू के पूरे परिवार को, उनके बेटों को, उनकी बीवियों को, उनके नौकर चाकरों को मैसूर से निकाल दिया। उन्हें वेल्लोर फोर्ट में कैद कर दिया गया। ये एक गोल्डन केज था। उन्हें पेंशन मिलती थी, आराम मिलता था, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए, खून अपना रंग दिखाता है। वेल्लोर फोर्ट में सिर्फ टीपू के बच्चे नहीं थे, वहां 3000 ऐसे सोल्जर्स भी थे जो पहले टीपू की आर्मी में थे और अब ब्रिटिश आर्मी में जॉब कर रहे थे। उनके दिलों में अभी भी अपने सुल्तान के लिए प्यार था। द स्पार्क, 1806, 1857 से 50 साल पहले। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मंगल पांडे ने 1857 में पहली गोली चलाई थी। गलत। मंगल पांडे से 50 साल पहले 1806 में वेल्लोर में आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई थी। इसका कारण वही था, रिलीजन। मद्रास आर्मी का नया कमांडर जनरल जॉन क्रैडॉक एक बेवकूफ़ आदमी था। उसने एक नया रूल निकाला, कोई भी इंडियन सोल्जर तिलक नहीं लगाएगा, कोई भी मुस्लिम सोल्जर दाढ़ी यानी बियर्ड नहीं रखेगा, सबको एक नई तरह की टोपी पहननी होगी जिसमें चमड़ा लेदर लगा था।
अफवाह थी कि वो गाय या सूअर ही चमड़ी है। सोल्जर्स को लगा अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। गुस्सा बढ़ने लगा। टीपू के बेटे प्रिंस मोइजुद्दीन और प्रिंस मोहिउद्दीन ने इस गुस्से को हवा दी। उन्होंने सोल्जर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग्स की। प्लान बना, अंग्रेजों को मारो और टीपू का झंडा वापस लहराओ। द नाइट ऑफ ब्लड, 10 जुलाई 1806। 10 जुलाई 1806 रात के 2 बजे वेल्लोर फोर्ट में सब सो रहे थे। अचानक इंडियन सिपॉइज ने हमला कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश बैरक्स को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अंग्रेज ऑफिसर्स अपने बिस्तर में मारे गए। कर्नल फैनकॉट, फोर्ट कमांडर, मारा गया। सुबह होते होते किला इंडियन सोल्जर्स के कब्जे में था। उन्होंने यूनियन जैक यानी ब्रिटिश फ्लैग उतार दिया और वहां मैसूर का झंडा टाइगर फ्लैग लहरा दिया गया। प्रिंस मोइजुद्दीन को राजा घोषित कर दिया गया। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, टीपू सुल्तान का सपना वापस जिंदा हुआ था। द रेट्रीब्यूशन, कर्नल गिलेस्पी का हमला। लेकिन यह जीत शॉर्ट लिव्ड थी। वेल्लोर से 25 किलोमीटर दूर आरकोट में एक ब्रिटिश कैवलरी यूनिट थी। वहां का कमांडर था कर्नल गिलेस्पी। जैसे ही उसे खबर मिली, वो अपनी फौज लेकर तूफान की तरह वेल्लोर पहुंचा। किले का दरवाजा बंद था। गिलेस्पी ने दरवाजा तोड़ने के लिए तोपें मंगवाईं। दरवाजा उड़ा दिया गया। ब्रिटिश घुड़सवार अंदर घुस गए। उसके बाद जो हुआ वो मैसेकर, नरसंहार था। गिलेस्पी ने ऑर्डर दिया, नो प्रिजनर्स, जो भी इंडियन सोल्जर दिखे उसे मार दो। करीब 800 से 1000 इंडियन सोल्जर्स को उसी वक्त गोली मार दी गई या तलवार से काट दिया गया। जो बचे उन्हें तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। वेल्लोर की दीवारें खून से लाल हो गई थी। टीपू का झंडा उतार दिया गया, वापस यूनियन जैक लगा दिया गया। एक दिन की आजादी खत्म हो गई। दी एग्जाइल टू कोलकाता, कैलकाटा। अंग्रेज डर गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक टीपू का परिवार साउथ इंडिया में है, तब तक शांति नहीं होगी। लोग उन्हें देखकर इंस्पायर होते रहेंगे। लॉर्ड मिंटो, गवर्नर जनरल, ने फैसला किया, इन्हें यहां से दूर भेजो, इतना दूर कि लोग इन्हें भूल जाएं। 20 अगस्त 1806 टीपू सुल्तान के सारे बेटों को, उनकी बीवियों को और उनके पोतों को जहाज में बिठाया गया। उन्हें कोलकाता भेज दिया गया। वहां टॉलीगंज के पास उन्हें एक स्वम्पी दलदली इलाका दिया गया रहने के लिए। उनकी पेंशन कम कर दी गई। उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना दिया गया। धीरे धीरे मैसूर के लोग अपने टाइगर को भूलने लगे। टीपू के वंशज जो कभी महलों में रहते थे, वो अब कोलकाता की गलियों में गुमनाम हो गए। कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी कि टीपू सुल्तान का एक वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहा था। यह है हिस्ट्री का क्रूअल साइकिल। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। दोस्तों, पार्ट 5 में हमने देखा कि टीपू की लेगेसी दो तरह से जिंदा रही। एक तरफ उसकी टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में फैल गई और आज स्पेस में है। दूसरी तरफ उसका खून जो वेल्लोर में बहा लेकिन हिस्ट्री बुक से मिटा दिया गया। वेल्लोर म्यूटिनी फेल हो गई क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन उसने वो चिंगारी लगा दी थी जो 1857 में आग बनने वाली थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। पार्ट 6 द फिनाले में हम बात करेंगे द वर्डिक्ट। आज 200 साल बाद हम टीपू सुल्तान को कैसे जज करें? क्या वो हीरो था या विलन? हम उन आरोपों को देखेंगे, कूर्ग और मालाबार में क्या हुआ, मंदिर तोड़े या बचाए, और हम देखेंगे मुहिब्बुल हसन का फाइनल कंक्लूजन। ये सीरीज का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे बैलेंस्ड पार्ट होने वाला है। हम फैक्ट्स को प्रोपेगेंडा से अलग करेंगे। दोस्तों, लंदन की क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में एक अंगूठी नीलामी के लिए रखी गई थी। ये अंगूठी 4 मई 1899 को टीपू सुल्तान की उंगली से निकाली गई थी। ये अंगूठी सोने की थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टीपू सुल्तान, जो एक कट्टर मुसलमान होने का दावा करते थे, उनकी अंगूठी पर राम नाम लिखा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ हम सुनते हैं कि टीपू ने मंदिर तोड़े, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो राम नाम की अंगूठी पहनता था। सच क्या है? हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हिस्ट्री ग्रे होती है। आज इस फाइनल चैप्टर में हम मुहिब्बुल हसन की रिसर्च का निचोड़ निकालेंगे। हम उन दो चेहरों को देखेंगे, टू फेसेस, जो आजकल न्यूज डिबेट्स में लड़ते हैं। स्वागत है द फाइनल वर्डिक्ट। केस नंबर 1, द प्रोसिक्यूशन, आरोप। पहले हम उन आरोपों को देखते हैं जो टीपू पर लगाए जाते हैं। क्या टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और क्रिश्चियंस पर जुल्म किए? जवाब है हाँ। मुहिब्बुल हसन अपनी किताब में छुपाते नहीं हैं। वो लिखते हैं कि कूर्ग और मालाबार यानी केरला में टीपू ने कन्वर्जन करवाए। उसने वहां के लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। उसने वहां के मंदिर तोड़े। ये फैक्ट्स हैं, इन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों? कॉन्टेक्स्ट इसकी। मुहिब्बुल हसन समझाते हैं कि 18वीं सेंचुरी में रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं थे। कूर्ग और मालाबार के लोग, नायर्स और कोदवाज, टीपू के खिलाफ लगातार बगावत कर रहे थे। वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। टीपू के लिए ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं थे, ये ट्रेटर्स यानी गद्दार थे। उस जमाने में सजा देने का तरीका यही था।
तुम्हारी आइडेंटिटी छीन लो। टीपू ने उन्हें मुसलमान इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो जन्नत भेजना चाहता था। उसने उन्हें मुसलमान इसीलिए बनाया ताकि वो उनकी पॉलिटिकल पावर तोड़ सके। ये एक पॉलिटिकल टूल था, रिलीजियस मिशन नहीं। सबूत, टीपू ने वही सजा मोपला मुस्लिम्स को भी दी थी जब उन्होंने बगावत की थी। अगर वो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करता तो वो मुसलमानों को फांसी पर क्यों लटकाता? टीपू का रूल सिंपल था, जो स्टेट के खिलाफ है वो दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। केस नंबर 2, द डिफेंस, सफाई। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, टीपू द प्रोटेक्टर। अगर टीपू हिंदुओं से नफरत करता था तो उसके सबसे खास आदमी हिंदू क्यों थे? पुरनैया, टीपू का फाइनेंस मिनिस्टर और सबसे ट्रस्टवर्दी एडवाइजर, ब्राह्मण। कृष्णा राव, टीपू का आर्मी कमांडर। हरी सिंह, टीपू का रिसालदार। क्या कोई राजा अपने दुश्मन धर्म के लोगों को अपने खजाने की चाबी देगा? नहीं। द श्रृंगेरी इंसिडेंट द श्रृंगेरी इंसिडेंट 1991। ये घटना टीपू के कैरेक्टर का सबसे बड़ा सबूत है। 1991 में मराठा आर्मी ने मैसूर पर हमला किया। उन्होंने श्रृंगेरी शारदा पीठम, शंकराचार्य का मठ, लूटा। उन्होंने देवी शारदा की मूर्ति तोड़ी और सारा सोना चुरा लिया। वहां के शंकराचार्य को भागकर जान बचानी पड़ी। शंकराचार्य ने मराठास से मदद नहीं मांगी, उन्होंने टीपू सुल्तान को चिट्ठी लिखी। टीपू का रिएक्शन क्या था? मुहिब्बुल हसन के पास टीपू के लिखे हुए 30 लेटर्स हैं। टीपू ने लिखा, जिन लोगों ने ऐसे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है उन्हें ईश्वर इसी जन्म में सजा देगा। टीपू ने श्रृंगेरी मठ को रिपेयर करने के लिए पैसा दिया। उसने देवी की मूर्ति वापस स्थापित करवाई। उसने ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए अनाज भेजा। सिर्फ श्रृंगेरी नहीं, टीपू ने 156 मंदिरों को लैंड ग्रांट्स यानी जमीन दी थी, जिसमें फेमस नांजनगुड टेम्पल और रंगनाथा स्वामी टेम्पल शामिल हैं। सेरिंगापट्टम के किले के अंदर टीपू के महल से सिर्फ 100 मीटर दूर रंगनाथा स्वामी मंदिर आज भी खड़ा है। अगर टीपू चाहता तो वो एक दिन में उस मंदिर को गिरा सकता था, लेकिन उसने रोज उस मंदिर की घंटी सुनी और कभी ऑब्जेक्शंस नहीं किए। द वर्डिक्ट, द प्रैग्मैटिक मोनार्क। तो हम क्या नतीजा निकालें? मुहिब्बुल हसन का कंक्लूजन बहुत बैलेंस्ड है। टीपू सुल्तान ना तो सेक्युलर था आज की डेफिनेशन में और ना ही औरंगजेब था। वो एक 18th सेंचुरी मोनार्क था। उसके लिए मैसूर स्टेट सबसे ऊपर था। जो मंदिर स्टेट के लिए दुआ करते थे जैसे श्रृंगेरी, वो उनका दोस्त था। जो मंदिर दुश्मन का अड्डा बन जाते थे जैसे मालाबार में, वो उनका दुश्मन था। वो एक इंसान था जो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। उसे हीरो या विलन के बॉक्स में बंद करना गलत होगा। वो एक प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम्स था। द रियल लेगेसी, द मॉडर्नाइजर। लेकिन दोस्तों, रिलीजन के आगे भी एक दुनिया है। टीपू सुल्तान की असली लेगेसी उसका धर्म नहीं, उसका विजन है। हमें टीपू को इसलिए याद नहीं रखना चाहिए कि वो मस्जिद जाता था या मंदिर बचाता था। हमें उसे इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि ही वॉज ए टेक्नोक्रेट। जब बाकी राजा हाथी घोड़े पर लड़ रहे थे, टीपू रॉकेट्स और मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा था। उसने इनोवेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ही अंडरस्टूड जियोपॉलिटिक्स। वो अकेला इंडियन राजा था जिसे पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, वो एक ग्लोबल थ्रेट है। उसने दुनिया को ग्लोबल विलेज की तरह देखा। फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान से रिलेशंस बनाए। ही वॉज ए नेशनलिस्ट, प्री नेशन स्टेट। हाँ, उस वक्त इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो मैसूर के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी लड़ाई फॉरेन इंपीरियलिज्म के खिलाफ थी। उसने मरते दम तक अंग्रेजों से समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा, मैं अंग्रेजों का पेंशन याफ्तीन गुलाम बनने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। द फाइनल सीन, दरियाए दौलत बाग। अगर आप आज सरिंगापट्टम जाएं तो वहां दरियाए दौलत बाग यानी समर पैलेस है। वहां की दीवारों पर आज भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। उन पेंटिंग्स में टीपू ने अपनी जीत दिखाई है, लेकिन वहां एक अजीब शांति है। वहां टीपू का मकबरा यानी गुंबज है। उसके बगल में उसके पिता हैदर अली और मां फातिमा बेगम सो रहे हैं। दरवाजे पर टाइगर स्ट्राइप्स यानी बुबरी बनी हुई हैं। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि यहाँ एक ऐसा आदमी सोया है जिसने सपने देखे थे। एक आज़ाद देश के सपने, एक मॉडर्न देश के सपने। टीपू सुल्तान परफेक्ट नहीं था। उसकी तलवार पर खून के दाग हैं, लेकिन उसकी आत्मा पर गुलामी का दाग नहीं है। हिस्ट्री बुक से आप टीपू का नाम मिटा सकते हैं, लेकिन जब तक नासा में रॉकेट्स की बात होगी, जब तक मैसूर सिल्क की साड़ी पहनी जाएगी, जब तक किसान अपनी जमीन पर खेती करेगा, तब तक टाइगर ऑफ मैसूर जिंदा रहेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट। दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान की पूरी कहानी 6 पार्ट्स में। हमने दीवारों को तोड़ा, मिथ्स को तोड़ा और इंसान को ढूंढा।
हिस्ट्री का मकसद किसी को पूजना या गाली देना नहीं होता। हिस्ट्री का मकसद होता है सीखना। टीपू से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. इनोवेशन। वक्त के साथ बदलो वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। 2. करेज। डर के आगे जीत है। 3. विजन। अपने दुश्मन को पहचानो और अपनी ताकत को समझो। उम्मीद है इस मास्टर क्लास में आपके दिमाग के दरवाजे खोले होंगे। ये सीरीज बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया और आपको लगता है कि ये कहानी हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली सीरीज छत्रपति शिवाजी महाराज द मैनेजमेंट गुरु या सुभाष चंद्र बोस द लॉस्ट फाइल्स पर बनाऊं, तो कमेंट में जय हिंद लिखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास बन जाता है। कीप बिल्डिंग, कीप रोरिंग। जय हिंद।